किसी ने कहा था, शिद्दत से मेहनत करो तो हर सपना पूरा होता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मीटूज पैशन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली मेरी जो मिडिल क्लास ड्रीम्स हुआ करते थे या फिर अभी भी है, उन सब के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। पता है, मुझे बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि अपने ड्रीम्स के बारे में बता के करेगी क्या, लेकिन मेरी जो मिडिल क्लास ड्रीम्स है ना, उसके बारे में मैं कभी कभी सोचती तो मुझे बहुत ये लगता है कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँची। तो सुनते रहिए, आप लोगों को शायद मेरे जो मिडिल क्लास ड्रीम्स है उसको सुन के मोटिवेशन मिले, या फिर बोल सकते हो कि आप इतने लोअर बैकग्राउंड से आते हो या फिर लोअर मिडिल क्लास से आते हो और आप लोगों के ये सपने हैं, तो आप लोगों को ज़रूर लगेगा कि जब ये लड़की कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। आप लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा। थर्ड क्लास में मैंने सपने देखना सीखा है, बोल सकती हूँ। जब मैं थर्ड क्लास में थी तब मेरा सबसे पहला सपना था, जब मैं समझने लगी थी कि सपना क्या चीज़ होता है करके। सबसे पहला सपना था मेरे पास एक साइकिल हो और जिसमें मैं स्कूल जा सकूं करके। और वो सपना मेरे मम्मी पापा ने पूरा किया। मैं मम्मी को बोली कि मम्मी मुझे एक साइकिल दिला दो जिससे कि मैं स्कूल जा पाऊँ, क्योंकि स्कूल ना हम पैदल ही जाया करते थे। उस टाइम पे बसेस नहीं हुआ करता था, या तो आप पैदल आओ या फिर आप अगर साइकिल चला सकते हो तो साइकिल चला के आओ। तो मैं जब थर्ड क्लास में उठी तब मुझे लगा कि हाँ, मैं अभी साइकिल चला सकती हूँ। तो मम्मी से साइकिल मैंने जब पूछा, मम्मी ने बोला पापा से बात करते फिर दिलाते हैं। मेरी फैमिली मिडिल क्लास फैमिली, और उस टाइम पे एक साइकिल दिलाना बहुत बड़ी बात थी। तो पापा से बात किया और मम्मी ने थोड़े दिनों में साइकिल मुझे दिलाया। पहले तो बताया था कि थोड़े वक्त लगेंगे। मैंने बोला मम्मी कब तक वक्त लगेगा, फोर्थ क्लास में देंगे या फिर फिफ्थ क्लास में देंगे? तो बोल के नहीं, इतना लेट हम नहीं करेंगे, उससे पहले ही देंगे, लेकिन हमें आपके पापा से बात करनी पड़ेगी। तो पापा और मम्मी जब मुझे साइकिल ला के दिए थे ना, बहुत खुश हुई थी। साइकिल चलाना भी मम्मी ने ही मुझे सिखाया था, और मैं एक रात के अंदर साइकिल चलाना सीखी थी। मम्मी ने, मुझे याद है कि 3-4 बजे के बीच में शाम को साइकिल ला के दिया था, और उस टाइम पे मैं स्कूल से आई थी। और मम्मी ने बोला था कि उस दिन रात को हम साइकिल चलाना सीखेंगे। तो डिनर विनर किए और मम्मी ने फिर रात में साइकिल चलाना सिखाया। और मेरी मम्मी भी बहुत अच्छे साइकिल चलाती थी। तो मम्मी ने पापा से जब बात किया ना, उस टाइम पे बोला था कि हमारे घर पे एक साइकिल होना चाहिए। तब तक मेरे घर में कोई साइकिल नहीं था। साइकिल मतलब बड़ा वाला चाचू उन लोगों का था, लेकिन जो हम गर्ल्स नहीं चला सकते थे। तो मम्मी ने बोला कि एक साइकिल अगर होता है तो हम गर्ल्स या फिर लेडीज़, अगर किसी आप लोग घर पे ना हो, कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़े, तो हम इस साइकिल में काम चला सकते हैं करके, ऐसे बोल के पापा से मुझे दिलवाया था। तो ये सपना मम्मी पापा ने पूरा किया। फिर बहुत अच्छा चल रहा था। स्कूल भी मैं उसी साइकिल में ही जाया करती थी। 2 किलोमीटर दूर था। मेहनत होती थी, पसीना झड़ता था। उस टाइम पे मैं बहुत पतली हुआ करती थी, लेकिन फिर भी अपना पहला सपना तो पूरा हुआ ना। उस टाइम पे बसेस नहीं हुआ करता, और आजकल तो बच्चों को नर्सरी से बसेस मिल जाते हैं, और मम्मी पापा को उतना ये करने की ज़रूरत नहीं, बसेस में चढ़ा के आ जाओ, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हुआ। लेकिन हमारे मम्मी पापा को उस टाइम पे इतना डर लगता था कि बच्चे साइकिल में जा रहे, और भी मार्केट के अंदर है साइकिल, मतलब स्कूल, और साइकिल चला के वहाँ से हम जाते हैं, तो बच्चे ठीक से पहुँचे कि नहीं। और उस टाइम पे फ़ोन भी नहीं हुआ करता था। शाम को आने के बाद मम्मी ऐसे रिलीफ पकड़ के ये करते थे कि हाँ, तुम लोग अच्छे से पहुँचे थे स्कूल और अच्छे से घर भी वापस आ गए करके। और ऐसे ही अच्छे चलने लगे थे। और मम्मी का हुआ था जब मैं फोर्थ क्लास या फिर फिफ्थ क्लास में थी। मम्मी पापा और मेरे भाई और मेरी दादी, चारों जन जा रहे थे हॉस्पिटल मेरी दादी को लेके। तब मेरी दादी को हार्टब्रेक्स बोल के एक बीमारी है जो हुआ था। तो मेरी दादी को हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। तो उस टाइम पे ना, जो ऑटो में लेके जा रहे थे, वो ऑटो एक्सीडेंट होके ना बाजू में नाला था, वो नाले में गिर गया। तो उस टाइम पे जो एक्सीडेंट हुआ था, उस टाइम पे मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा लगा था। और उस टाइम पे मम्मी को इतना ज़्यादा लगा कि उनके जो धड़ से जो सर में, जो ब्रेन में जो ब्लड का जो जाने का रास्ता है, वो पिचक गया, बोल सकते हो। तो उस टाइम पे उनका जो पिचक जाना हुआ, उस टाइम पे समझ में तो नहीं आया। मम्मी ट्रीटमेंट होके आई, लेकिन
उस टाइम पे मम्मी ना थोड़ा सा याददाश्त गए जैसा लगने लगा, क्योंकि कुछ चीज़ें मम्मी भूल चुकी थी, या फिर कभी कभी याद आ रहे थे, कभी कभी याद नहीं आ रहे थे। तो डॉक्टर से पापा ने बहुत लंबे समय तक ट्रीटमेंट करवाया पापा ने। तो उस टाइम पे ना फाइनेंशियली क्राइसिस भी बोल सकते हो, क्योंकि मम्मी के ट्रीटमेंट में इतने पैसे लग रहे थे कि पापा जितना कमाते थे आधे पैसे पूरे मम्मी के ट्रीटमेंट में जा रहे थे, और आधे पैसे हम दोनों के परवरिश में या फिर बोल सकते हो स्कूलिंग में, ये सब में जा रहे थे। क्योंकि पापा ने बोला था हमारे एक ही बच्चा एक ही बच्ची है जो बहुत अच्छे से पढ़ना लिखना चाहिए करके। और उस टाइम पे सेविंग पापा के पास कुछ नहीं हुआ करता था, और किसी भी चीज़ अगर उस टाइम पे चाहिए होता था या फिर कोई भी चीज़ चाहिए होता था ना, तो उस टाइम पे 10 बार सोचना पड़ता था कि पापा से पूछे या फिर नहीं, क्योंकि पापा इतने मेहनत करते हो। हमने देखा ना कि पापा को मम्मी पापा इतना मेहनत कर रहे हैं, मम्मी भी जानबूझ के तो बीमार हुई नहीं है, बीमार हो गई है कुछ चीज़ों के कारण, वो एक्सीडेंट के कारण हो चुकी है। तो उस टाइम पे ना मैं पहले सोचा करती थी कि मैं कुछ ऐसा करूँ बड़ी होके कि ये जो फाइनेंशियली क्राइसिस है इसको मैं दूर कर सकूं। और उस टाइम पे मुझे लगता है कभी हम इस चीज़ों से या फिर इन सारी चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि मम्मी का ट्रीटमेंट इतना लंबा लंबा चलता था, महीने भर में एक बार ज़रूर हॉस्पिटल में जाना पड़ता था, और वो भी न्यूरोलॉजिस्ट के हॉस्पिटल में। न्यूरोलॉजिस्ट के हॉस्पिटल में बहुत पैसे लगते हैं, जो उस टाइम पे मैंने देखा। और उस टाइम पे ना मेरा एक सपना था कि मैं मम्मी पापा को इतना खुश रखूं कि ये जो दुख वो लोग सह रहे हैं ना, वो फ्यूचर में उनको कभी सहना ना पड़े करके। उस टाइम पे ना मेरे भाई बहुत छोटे थे, तो उसको उतना समझ नहीं था कि क्या हो रहा है करके। लेकिन वो जैसे जैसे बड़े होने लगे तो उसको भी समझ में आने लगे कि ये फाइनेंशियली क्राइसिस पैसे का और बाकी कुछ और भी चीज़ें बोल के, तो वो भी पढ़ाई में वो भी डिस्टर्ब होने लगे थे। और मेरे पापा ने ना देखा था कि ये बच्ची मेरी, ये जो फैमिली में सब कुछ चल रहा है या फिर इसकी मम्मी इतनी बीमार है, इसके कारण इसका पढ़ाई सही से नहीं हो रहा है। जैसे तैसे 10th तक मैंने ख़त्म किया गांव में ही, जहाँ पे मेरा होम टाउन सिरपुर कागज़ नगर में ही ख़त्म किया। और पापा का जो सपना था कि ये पॉलिटेक्निक करे या फिर इंजीनियरिंग करे करके, तो मैंने पॉलिटेक्निक के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था वो मैं 10th ख़त्म करते साथ ही पढ़ाई शुरू कर दी, और 2-3 महीने में एग्ज़ाम हुआ करता था। तो उस टाइम पे मैंने वो भी एग्ज़ाम दे दिया। और मेरे गांव में एक मेडिकल कैंप हुआ था, जो मेरे बोल सकते हो कि जहाँ से मैं पढ़ी हूँ उसी जगह से वो कैंप आया था, मतलब हैदराबाद सिटी से वो कैंप आया था। आई कैंप बोल सकते हैं, मेडिकल वाला जो आई कैंप होते हैं, वो आंखों वाली जो डॉक्टर होते हैं वो आए थे कैंप करने के लिए। तो उस टाइम पे ना ऐसे पता चला था, वो जो कैंप के कोऑर्डिनेटर थे वो ऐसे बात कर रहे थे जिससे कि मेरे फ्रेंड्स के रिलेटिव्स को पता चला, वो मेरे फ्रेंड्स को बताए, मतलब मेरे 10th के क्लासमेट्स को। और वो हमें भी बताया कि चलो जाके एक बार देखते हैं। वो लोग बोल रहे थे कि ऐसा कोई चीज़ें होती है जिससे कि हम स्टडी करके आगे बढ़ सकते हैं करके। हम गए, मेरे साथ मेरे और 2-3 फ्रेंड्स भी गए थे 10th क्लासमेट मेरे, कि क्या है जाके एक बार देखते हैं करके गए। हमने पूछा कि कैसा होता है ये फील्ड, कैसा होता है या फिर मेडिकल फील्ड में, क्योंकि मुझे मेडिकल फील्ड बहुत पसंद था और पहले से ही पसंद था, क्योंकि मेरे नानू को मैंने देखा है, मामा जी को मैंने देखा है, जब वो लोग इंजेक्शन वगैरह लगाते थे ना किसी पेशेंट को, तो मैं बहुत गौर से देखा करती थी कि ये लोग कैसे दे रहे करके। तो मुझे मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और पहले से ही इंटरेस्ट था बोल सकते हो। तो मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने बोला कि एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा, तो मैं गई। तो इतने पैसे खर्च भी नहीं करना पड़ेंगे और मुझे बहुत जल्दी जॉब भी लग जाएंगे, उन्होंने इस तरीके से समझाया है करके। तो फिर मैं गई वहाँ पे गई मैं, मेरे भाई, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मतलब हम चारों जन गए हैं वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखने के लिए। फिर हम गए, जाने के बाद वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम जो मैंने लिखा बहुत अच्छा ही लिखा, मतलब जनरल क्वेश्चंस हुआ करते थे बायोलॉजी के और मैथ्स के कुछ, तो उसमें भी मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। तो पापा ने बोला क्या करोगे बेटा, आप तो इधर भी दिए हो एग्ज़ाम उधर भी दिए हो। मैंने बोला पापा मैंने दोनों ही अच्छा दिया, मैं जहाँ से मुझे पहले कॉल आएंगे मैं वहीं पे चली जाऊँगी, मैं सोचूंगी ये मेरा
भगवान की तरफ से कॉल है कि यही तुम करो करके। तो फिर मेरे पापा ने भी बोला कि ये इसकी इच्छा भी है मेडिकल में जाने की, तो फिर पापा ने बोला ठीक है, क्योंकि पैसे उतने ही लग रहे थे मेरे पॉलिटेक्निक के लिए भी, और मैं जहाँ पे मेरे जो स्टडी मेडिकल फील्ड वाली करने वाली थी उसमें भी उतने ही लगने वाले थे। तो पहला कॉल मेरा आया मेरे कॉलेज की तरफ से, मतलब मेडिकल फील्ड की तरफ से, इंजीनियरिंग फील्ड की तरफ से नहीं आया था। और पापा ने भी सोचा कि हाँ इसके मन की भी इच्छा है और पहला कॉल यहीं से आया है तो फिर हम यहीं पे जाते करके पापा ने फ़ीस भराई। लेकिन वो कॉलेज की फ़ीस बहुत कम थे, इतना ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन उस टाइम के लिए पापा के लिए बहुत ज़्यादा था। और मैं एग्ज़ाम लिखने के बाद गवर्नमेंट कोटा में आई थी। गवर्नमेंट कोटा में सिर्फ और सिर्फ साल भर का 13,000 रुपये चाहिए होता था, और जो प्राइवेट कोटा होता था वो 40,000 रुपये का था। लेकिन मैं एग्ज़ाम लिखने के बाद मैं गवर्नमेंट कोटा में आई, और पापा ने बोला कि ठीक है 13,000 है ना, लेकिन फिर भी मेरे पापा ने वो 13,000 जो फर्स्ट ईयर का मेरा भरा था वो 2 बार में भरा था। पहले उन्होंने कुछ पैसे भरे थे और 6 मंथ के बाद और कुछ पैसे जितने थे उतने बचे थे। और पापा उस टाइम पे एवरी मंथ में मुझे कुछ पैसे दिया करते थे, जो मेरे हॉस्टल फीस हुआ करता था, और बाद में हुआ करता था मेरे 200-300 रुपये बचे हुए रहते थे। तब मेरा हॉस्टल का जो फीस था ना वो कुछ 2600 हुआ करता था, मतलब 2600 हुआ करता था। तो पापा मेरे लिए 3,000 रुपये भेजा करते थे कि वो 2600 रुपये मैं हॉस्टल में दे दूँ, और बचा जितना भी पैसा होता था मेरा, जैसे कि कभी तेल की ज़रूरत पड़ गया, कभी साबुन की ज़रूरत पड़ता है, और तो लड़कियों को थोड़ा बहुत चीज़ें, बस उसके अलावा मैं किसी और चीज़ में खर्च नहीं करती थी। थोड़ा बहुत पानी पूरी चटर बटर खा लिया करती थी। जब 300 रुपये बहुत हुआ करता था, 400 रुपये बहुत हुआ करता था, क्योंकि आप 10 रुपये के पानी पूरी खाने के लिए जाओगे आपको 10 पानी पूरी मिलता था, तो हम 5 रुपये के खा के आ जाते थे। तो ऐसे मेरा जो फील्ड है वो शुरू किया मैंने, और मतलब पढ़ना शुरू किया, और घर से भी थोड़ा दूर रहने लगी, हॉस्टल में रह के पढ़ने लगी, जिसके कारण ना मम्मी के वो जो हेल्थ इश्यूज़ वगैरह है वो उसका असर मेरे दिमाग में कम पड़ने लगा। तो मैंने तब सोचा था कि इसके बाद मुझे कुछ ना कुछ करना ही है। इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा मेरे पापा का वक्त नहीं ले सकती, और तब तक मेरे पापा मेरे भाई को भी पढ़ा रहे थे स्कूल, जो मैं मुझसे 3 साल का ही छोटा था, तो उसका भी स्टडी शुरू हो जाएगा। तो मेरा था कि मैं जल्दी से कुछ करूं। और जब मैं ज्वाइन करी थी ना 10th ख़त्म करने के बाद, तब मेरा सिर्फ एज था 15 भी पूरा नहीं बोलूँगी, 14 प्लस की थी मैं, 15 कंप्लीट नहीं करी थी। उस टाइम पे मम्मी पापा से दूर रहना मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। मतलब कुछ ऐसे चीज़ें हुआ करती थी मेरे साथ जो, क्या बोलूँ मैं, उस टाइम पे मुझे रोना ही आता था। मुझे बाल धोना नहीं आता था, कपड़े धोना नहीं आता था ठीक से नहीं बोलूँगी मैं, थोड़ा बहुत अपना काम चला सकती थी, लेकिन ठीक से मुझे कपड़े धोना नहीं आता था। मेरे बाल इतने लंबे, बहुत लंबे थे उस टाइम पे, तो मुझे बाल धोना नहीं आता था। हॉस्टल की दीदियाँ कभी कभी हेल्प कर देते थे, तो ये सब कुछ फील करती थी। और पहली जो नाइट थी मैं हॉस्टल में जाके रुकी थी, मुझे सोने की आदत थी डबल बेड में। मैं गोल गोल घूमती थी बेड के ऊपर, इस तरीके की बेड के ऊपर गोल गोल घूमती थी मैं। अगर एक तरफ सर दे के सो रही तो दूसरी तरफ दे के उठती थी। और उस टाइम पे मुझे मिला मेरे हॉस्टल में सिंगल बेड, और फर्स्ट नाइट में मैं उस बेड से धड़ बल के गिर गई, और मुझे पता भी नहीं चला कि मैं गिर गई करके। फिर उठी, ऐसे ऐसे करे, ऊपर उठ के फिर से सो गई। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग हॉस्टल में थोड़ी सी वो वुमेंस हॉस्टल थी, तो दीदी वगैरह आसपास के बेड वाले बोले कि तुम गिर गए थे कल करके, तुम्हें ऐसे सिंगल बेड में सोने की आदत नहीं है क्या? मैंने बोला हाँ मुझे सिंगल बेड में सोने की आदत नहीं है। तो ऐसे ऐसे करते 6-8 महीने में, साल भर में मैंने सब कुछ सीखा, मतलब सरवाइव कैसे करना है हॉस्टल में वो सब कुछ सीखा। फिर ऐसे करते हुए स्टडी भी मेरी ख़त्म हुई है, हर चीज़ सीखते हुए स्टडी ख़त्म हुई है। और स्टडी ख़त्म होने के बाद ना, जब मुझे रिज़ल्ट आया ना, बहुत ज़्यादा परसेंटेज के लिए मैं लड़ाई करी। मतलब मैं सोची थी कि मुझे 90%, 95% अगर मुझे मिल जाए तो शायद मुझे जॉब जल्दी मिल जाएंगे। लेकिन उस टाइम पे पढ़ाई इतना ज़्यादा हार्ड हुआ करता था ना, अभी तो सब लोग ऑनलाइन पढ़ते थे, तब सब कुछ ऑफलाइन हुआ करता था। अब इतना ज़्यादा हार्ड हुआ करता था कि मुझे 70% लाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी था। और जो भी मतलब टॉपर्स हुआ करते थे वो 76-77% तक गए हैं। तो मतलब मैं 70% कुछ बहुत ख़राब वाला मार्क्स तो नहीं लाई थी।
और संडे के दिन रिजल्ट आए थे दोपहर के, मुझे अच्छे से याद है, दोपहर के 2-2:30 बजे होंगे। हम लंच वंच करके आए और फिर हॉस्टल में बैठ के ऐसे ही हम थोड़ा सा चिल कर रहे थे। संडे के दिन था, मतलब हेड बाथ वगैरह करके बाल सुखाते हुए हम फ्रेंड्स बात किया करते थे, थोड़ी देर सोया करते थे। उस टाइम पे रिजल्ट आया, हमें पता चला कि रिजल्ट आया। तो मेरे मन में ना रिजल्ट आया, 70% आया। वो सोच नहीं थी कि मैं 90% 95% के लिए पढ़ाई करी और मुझे सिर्फ 70% आया, नहीं। उस टाइम तक ना मेरे लेक्चरर या फिर मेरे आसपास के लोग ना मुझे तैयार कर चुके हैं कि मेडिकल फील्ड में परसेंटेज मैटर नहीं करते, आप कितना प्रैक्टिकल करते हो, कितना प्रैक्टिस किए हो, वो मैटर करते हैं। मेरा सिर्फ सोच था कि मैं कल कहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए जाऊँगी। अब तक तो था कि रिजल्ट आ जाए फिर जाएंगे, रिजल्ट आ जाए फिर जाएंगे करके। मैं नेक्स्ट डे सुबह उठी, रिज्यूम तैयार करी, मतलब ऑनलाइन। उस टाइम पे अपने पास ना कंप्यूटर हुआ करता था ना स्मार्टफोन हुआ करता था, छोटा सा डब्बा फ़ोन हुआ करता था जिसमें कीपैड वाली बटन हुआ करती थी, तो उसमें रिज्यूम बनाना इम्पॉसिबल। हम ऑनलाइन गए, मतलब मैं ऑनलाइन गई, रिज्यूम तैयार करी और 9 साढ़े 9 के बीच मैं इंटरव्यू देने के लिए चली गई। वो भी बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन में गई, उस टाइम का बहुत बड़ा, नाम नहीं ले रही हूँ मैं, लेकिन बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में मैं गई, जहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए वो लोग डरते हैं कि भाई यहाँ पे अगर मैं कुछ गलती करूँगी तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा करके। तो वहाँ पे मैं पहुँची कि भाई जो है सो है, जाना है बस। और मेरे 2-3 फ्रेंड्स भी गए थे, उसके साथ साथ उसी टाइम पे बहुत सारे कॉलेज के लोग भी पास आउट हुए थे, तो वो लोग भी इंटरव्यू के लिए पहुँचे थे। जो मेरे जैसे एक्साइटेड थे ना कि जल्दी से जल्दी जॉब करना है करके, वही लोग रिजल्ट आए नेक्स्ट डे पहुँचे इंटरव्यू देने के लिए। और वहाँ पे पैरामेडिकल के बहुत स्टूडेंट थे, मैं खुद एक पैरामेडिकल के स्टूडेंट हूँ। तो जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गई थी ना, तब मेरा दोपहर के अंदर मैंने पापा को फ़ोन करके बता दिया कि पापा मैं जॉब के लिए सेलेक्ट हुई। इंटरव्यू जब मैं दे रही थी ना, मेरे मन में सिर्फ एक ही चीज़ था कि मैं हर वो जवाब दूँ जो मुझे आता है, जो नहीं आता मैं मुंह पे जवाब दे रही थी ये मुझे नहीं आता है करके। और वो चीज़ ना जो इंटरव्यूअर थे उनको अच्छा लग गया कि ये लड़की को जो आती है और ये बता देती है, जो नहीं आता ये बोल देती है कि मुझे नहीं आता है, कोशिश करूँगी या फिर फ्यूचर में सीख लूँगी करके। और उस टाइम पे मेरे कॉलेज के कुछ ही लोग जो गए थे वही लोग सेलेक्ट हुए थे, जो बाहर के कुछ कॉलेज के लोग थे वो सिलेक्शन नहीं हुए थे। लेकिन उसमें भी हम जो 3 फ्रेंड्स गए थे उसमें से उन्होंने मुझे बोला था कि मैडम आपको इतनी सैलरी देंगे और आप लोगों को इतनी, मतलब मुझे जितना दे रहे थे उससे 2000 कम मेरे खुद के फ्रेंड्स को दे रहे थे, जबकि हम लोग कॉलेज एक ही कॉलेज में पढ़े। परसेंटेज में 19-20 का फ़र्क था, उन्होंने परसेंटेज देखा नहीं, उन्होंने सिर्फ प्रैक्टिकल इंटरव्यू में जो भी मैंने किया है वो देखा। तो उन्होंने बोला कि 2000 आप लोगों को कम मिलेंगे और मिठू को मिलेगा 2000 ज़्यादा। तो उस टाइम पे उन्होंने पूछा क्यों, फ्रेंड्स तो हम सब एक ही कॉलेज से आए हैं, तो उस हिसाब से फिर मुझे क्यों कम, ऐसे मेरे एक फ्रेंड ने पूछा था। तो उन्होंने बोला कि उसका प्रैक्टिकल नॉलेज जिस हिसाब से इंटरव्यूअर ने देखा और आपका प्रैक्टिकल नॉलेज, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपका ख़राब है, लेकिन उसके जवाब देने का तरीका बहुत अच्छा लगा हमें, इस हिसाब से हमें लगा कि उसको 2000 ज़्यादा देना चाहिए। 2014 की बात मैं कर रही हूँ, उस टाइम पे 10,000 सैलरी होना बहुत बड़ी बात होती थी। मैं कभी गई नहीं थी कि मुझे 10,000 तब मिलेंगे, मैं सोच के गई थी कि मुझे 8 ही हज़ार भले ही क्यों ना मिले, लेकिन मैं फिनेंशियली मेरे पापा को हेल्प कर सकती हूँ, मम्मी के ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकती हूँ। और उसके साथ साथ मेरे भाई जो 10th पास नहीं हुआ था तब वो जस्ट 9th ख़त्म किया था, उस टाइम पे मैंने सोचा कि मेरे भाई के स्टडी के लिए मैं हेल्प कर सकती हूँ, मैंने सिर्फ ये सोचा था। और मुझे 10,000 मिल गया, मेरे हिसाब से मैं 2000 ज़्यादा कमा रही थी। और उस टाइम पे ना 2014 में 10,000 बहुत बड़ी बात होती थी। और उस टाइम पे मेरा एज कितना था आपको पता है, मैं 18 की भी नहीं हुई थी, मैं 17 प्लस की थी, 17 ईयर 9 मंथ की थी जब मैंने ये सब कुछ अचीव कर लिया था। तो जो मेरा सपना था ना, दूसरा जो सपना बोल सकते हो कि मुझे बड़े होकर कुछ करना है करके, तब मैं बड़ी पूरी तरह से नहीं हुई थी, मैं टीन एजेस में ही थी। तो उस टाइम पे मैंने मेरा जो बोल सकते हो कि दूसरा सपना वो मैंने पूरा किया, वो भी मम्मी पापा के हेल्प से, क्योंकि मम्मी पापा ने ही मुझे
पढ़ाया लिखाया तो ही मैं कुछ बन पाई करके। और लेकिन मेरा सपना था कि मैं मम्मी पापा मेरी फैमिली के लिए कुछ कर पाऊँ, फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम था उसको मैं सॉल्व कर पाऊँ करके। फिर पता है वो मेरे फेस को देख के, मेरी ये सब कुछ को देख के उनको लगा होगा कि ये 19-20 साल के ऊपर की होगी। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझसे पूछा कि मैडम आपका तो रिज़ल्ट कल ही आया है, तो आप तो शायद घर भी नहीं गए हैं, क्या आप घर जाके आएंगे या फिर अभी ज्वाइन करेंगे करके उन्होंने ऐसा पूछा। मैंने बोला कि सर मेरा रिज़ल्ट कल ही आया है, तो मैं चाहूँगी कि मैं मम्मी पापा का एक आशीर्वाद लेके आऊँ, फिर मैं ज्वाइन हो जाऊँ। सॉरी मैं इमोशनल नहीं होना चाहती लेकिन इमोशनल हो रही हूँ। उस टाइम पे मेरे पापा इतने खुश थे कि दोपहर में मैंने जब फ़ोन करके पापा को बताया कि पापा मुझे जॉब लग गया है, मेरे पापा भी इमोशनल हो गए थे। और उस टाइम पे मेरे पापा ने बताया था कि हमारे ख़ानदान में सबसे पहला बच्चा या फिर बच्ची होगी जो टीनेजर्स के अंदर जॉब लग गया है। हमारे ख़ानदान में इससे पहले किसी को भी इतने कम उम्र में जॉब नहीं लगे हैं। और मैं तब प्राउड फील करके बोल सकती थी कि मैं मेरे ख़ानदान की सबसे कम उम्र में जॉब लाने वाली लड़की थी। भले वो गवर्नमेंट जॉब नहीं था, प्राइवेट जॉब ही था, लेकिन मैंने अचीव किया था। मैंने जो चाहा था वो मेरा पूरा हुआ। उसके लिए मैं भगवान को इतना ये कर रही थी कि भगवान जी मैंने जो चाहा आपने वो दिलाया करके। फिर मेरा हुआ जर्नी शुरू। मैं घर पहुंची और मेरी मम्मी पापा सबको बोलने लगे कि इनको जॉब मिल गया है, मेरी बेटी को जॉब मिल गया, जॉब मिल गया, जो होते हैं हर पेरेंट्स करते हैं वैसा। 2 दिन बाद मुझे कॉल आया मेरे उसी इंस्टीट्यूट से जहाँ पे मैं जॉब करने के लिए गई, मतलब इंटरव्यू देने के लिए गई थी, कि मैडम आपका एज कितना है करके। 96 नहीं 1995 है मेरा डेट ऑफ बर्थ, ऐसा मैंने उनको बताया, जबकि मेरा 1996 है। तो उन्होंने बोला कि फिर भी आप एक डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जैसे कि एक बर्थ प्रूफ के तरफ एक सरपंच, गांव के सरपंच, आप गांव के हो तो गांव के सरपंच से लिखा के लेके आओ। अगर कुछ सर्वे वर्वे हुआ तो हम उसको दिखा पाए ये 3 महीने के अंदर, तब तक तो आप 18 के भी हो जाओगे करके। मैंने बोला ठीक है। मम्मी को बताया, मम्मी ने पता है गाँव के सरपंच से जाके लिखवा के लेके आए कि ये मैं मतलब 1995 की हूँ करके। बस इस हिसाब से बस एक प्रूफ रख लिया था जो कभी ज़रूरत नहीं पड़ा। और फिर मैं जाके ज्वाइन हो गई। ऐसे मैंने 2 साल मैंने फर्स्ट अपना जॉब किया और उस बीच में हर साल इंक्रीमेंट हुआ करता था, थोड़ा 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 करके। 2 साल होने के बाद वो ऑर्गेनाइजेशन इतने अच्छे से नहीं चल रहा था, या फिर बोल सकते हो कि उसके जो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो भी कुछ प्रॉब्लम छोटे मोटे होने लगे, तो फिर वहाँ पे सैलरीज ना ऑन टाइम नहीं दे रहे थे। 15 दिन 10 दिन लेट हो रहा था। जहाँ पे 1 तारीख में सैलरी पड़नी चाहिए थी वहाँ पे 10-15 दिन लेट दे रहे थे। और मैं रहा करती थी तब वुमेंस हॉस्टल में। हैदराबाद में एक चीज़ अच्छी है कि आपको रूम अलग से किराए वगैरह लेना नहीं पड़ता, आप हॉस्टल में जाके रह सकते हो, जहाँ पे आपको खाना पीना रहना सोना सब कुछ आपको मिल जाता है। तो उस टाइम पे मुझे प्रॉब्लम हुआ करता था कि अगर मैं 10 दिन 15 दिन लेट दे रही हूँ तो हॉस्टल के जो वार्डन होते थे वो आ जाया करती थी पूछने के लिए, मैडम आप अपना पेमेंट कब पे करोगे। तो मुझे अच्छा नहीं लगा करता था, तो मैंने सोचा कि मुझे दूसरा कुछ ट्राई करना चाहिए। और उस टाइम पे मैं आई थी घर थोड़ा सा घूमने के लिए, और मेरे भाई को तब चश्मा लग गया था। तो मेरे ही गांव मतलब टाउन, मेरा एक टाउन है, टाउन में मैं गई मेरे भाई को चश्मे बनवाने के लिए। मतलब मैं पहले ही प्रिस्क्रिप्शन निकाल चुकी थी, सिर्फ चश्मा बनवाना देना था, ये नंबर का बनवाने के लिए जाना। तो फिर मैं जब वहाँ पे गई तो उन्होंने बोला कि थोड़ा ज़्यादा ही पैसे पूछ रहे थे। तो फिर मैंने बोला कि आप मुझे मत बोलो कि मैं खुद एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ, तो मुझे पता है इसका प्राइजेस कितना होता है, आप अपना लाभ रख के दे सकते हो लेकिन इतना ज़्यादा मैं नहीं दे सकती। तो फिर उन्होंने बोला मैडम आप ऑप्टोमेट्रिस्ट हो? उन्होंने बोला कि हाँ, आप कहाँ से हो? मैंने बोला मैं इसी टाउन से हूँ, या फिर बोल सकते हो इसी टाउन के पास में जो गांव है उसी से। तो
उन्होंने बोला कि मैम हमें ऑप्टोमेट्रिस्ट की ज़रूरत है, आप यहीं के हो तो बहुत अच्छी बात है, तो आप अपने मतलब अभी कहाँ पे कर रहे हो? तो मैंने बोला कि मैं तो अभी हैदराबाद में कर रही हूँ। तो फिर बोले कि हाँ, आप हमारे सर से एक बार बात कर लो। वो चाहते थे कि यहाँ के कोई अगर हो तो फिर उस हिसाब से हम यहाँ पे रखे करके। तो मैंने बोला कि ठीक है। उन्होंने बोला कि हाँ, संडे के दिन हमारे सर आने वाले हैं, तो मैं 2-3 दिन घर रुकने ही वाली थी। मैंने बोला ठीक है, मैं चश्मा लेने के लिए आऊँगी संडे के दिन, तो उस दिन देखते हैं कुछ होता है तो फिर कुछ होता है, मतलब मैं सिर्फ ऐसे चश्मा लेने के लिए जाऊँगी, अगर वो हाय हेलो करते तो मैं भी हाय हेलो कर दूँगी, उस हिसाब से गई थी। तो फिर उन्होंने तब मुझे ऑफ़र किया कि मैडम आप गाँव में ही करो, और आप मेरी इस क्लिनिक का रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा आपके तरफ होगा। मतलब मैं एज ए ऑप्टोमेट्रिस्ट वहाँ पे काम करने वाली थी, और वहाँ पे ऑलरेडी ऑप्टिकल शॉप थे, तो वहाँ पे और भी उनके 3-4 एम्प्लॉयज़ वहाँ पे थे। तो हॉस्पिटल छोटा था, बट एज ए ऑप्टोमेट्रिस्ट मैं अकेली वहाँ पे रहने वाली थी। तो उन्होंने बोला कि आपके अंडर सब कुछ रहेगा। फिर मैंने पूछा कि आप पे कितना कर पाओगे, क्योंकि सिटी का पे अलग होता था, और यहाँ पे आप कितना पे कर पाओगे वो भी एक बात होती है, क्योंकि मैं पैसे के लिए ही करूँगी ना काम, फ्री थोड़ी ना करूँगी। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे डायरेक्टली बोल दिया है कि मैडम 15,000, जहाँ पे मैं 10 में मतलब किया कर रही थी, वो भी सिटी में। और 1 साल के बाद मेरा इंक्रीमेंट आया था लगभग 1-1.5 हज़ार रुपये उसमें बढ़ के, मतलब 12,000 वगैरह तब मुझे आया करता था, 2015 वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो। और 2016 में मैं आ गई थी गांव में, और वहाँ पे मुझे 15,000 पे कर रहे थे, और वो भी घर पे आके, घर से आप आना जाना कर रहे हो, और वो भी अच्छी बात होती है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ रह पा रहे हो, आप अपने मतलब भाई बहनों के साथ रह पा रहे हो, फैमिली के साथ रह पा रहे हो। तो मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छी बात है। फिर मैं आके वहाँ से टाउन में आना जाना, जहाँ पे मेरा घर और जहाँ पे मेरा हॉस्पिटल था 9 किलोमीटर दूरी पे पड़ता था। 9 किलोमीटर ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन हमारे वहाँ पे व्हीकल्स ना बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ऐसा नहीं मिला करते थे कि झट बोल के मैं निकली और मुझे मिल गया ऑटो या फिर बस बोल के। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि मेरा पेमेंट भी तो अच्छा आ रहा है, तो मैं क्यों ना फिनांस करके एक स्कूटी ले लूँ। और उस टाइम पे मेरा था हमेशा से कि मैं अब इतना स्टेबल तो हूँ कि मैं अपने लिए एक स्कूटी खरीद सकूँ करके। तो पापा को मैंने बताया कि, इस बार मम्मी को नहीं बताया, इस बार पापा को बताया कि पापा मुझे स्कूटी खरीदना है, हॉस्पिटल आने जाने में मुझे दिक्कत हो रही है। तो उस टाइम पे क्या किया पता है मेरे पापा ने, 25,000 रुपये निकाले घर से। 25,000 रुपये घर से नहीं निकालू बोलूँगी मैं, वो जहाँ पे वर्क किया करते थे वहाँ से उन्होंने ले लिया एडवांस में। और मेरे पापा और एक अंकल और मम्मी गए स्कूटी खरीदने के लिए सिरपुर टाउन में, मैं जहाँ पे जॉब करी थी वहीं पे। और मुझे जो कलर चाहिए था वो कलर मुझे नहीं मिल रहा था वहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट कलर थे, लेकिन मुझे चाहिए था वाइट। और ये मेरे पापा का पसंद, मतलब आप मेडिकल फील्ड में काम करते हो, आप पैरामेडिकल के स्टूडेंट कभी थे, अभी पैरामेडिकल में जॉब भी कर रहे हो, तो फिर उस हिसाब से वाइट होना चाहिए। तो फिर मैंने बोला ठीक है आप वाइट देखो। फिर वो टाउन में मुझे नहीं मिला, मैं, मेरे भाई और पापा हम गए दूसरे टाउन में। और उस टाइम पे मैं जब गई वहाँ पे जाने के बाद मुझे मेरा पसंदीदा गाड़ी भी मिल गई, और कलर जो मेरे पापा चाहते थे वो भी मिल गए। और पापा ने डाउन पेमेंट किया वो 25,000 रुपये। फिर बाद में हमने फिनांस किया 11 महीने के लिए, जो सबसे छोटा मतलब फिनांस, मतलब कम टाइम में ख़त्म कर सकूँ मैं करके। 11 महीने का फिनांस मैंने किया, और उस मतलब मैं मेरे टाउन में सिर्फ 6 महीने काम करी। फिर उसके बाद ना वहाँ पे भी मुझे पेमेंट रेगुलर नहीं दिया कर रहे थे, रेगुलर मतलब लेट कर रहे थे, और मुझे लेट नहीं, मैं काम कर रही हूँ, मुझे ऑन टाइम पैसे दे दो तुम करके। तो फिर उन्होंने बोला कि मैडम मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, आप थोड़ा सा एडजस्ट करो करके। तो मैंने बोला कि नहीं, एडजस्ट नहीं हो सकता है। और वो मेरा डिसीज़न सबसे अच्छा डिसीज़न था। और उसके बाद मैं सोची कि मैं जाऊंगी कहीं और, या फिर मैं हैदराबाद सिटी में वापस जाऊंगी करके। तो उस टाइम पे मेरे जो फियांसे थे,
फियांसे मतलब बॉयफ्रेंड बोल सकते हो, फियांसे बोल सकते हो, या फिर जीवन साथी, या फिर फ्रेंड बोल सकते हो। तो मेरे जो होने वाले हस्बैंड थे वो नागपुर में थे ऑलरेडी। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि मुझे फ्यूचर में शिफ्ट तो होना है, जॉब के हिसाब से बोलो या फिर किसी और चीज़ के हिसाब से बोलो। तो मैंने तब सोचा कि मुझे नागपुर में शिफ्ट होनी चाहिए और वहाँ पे शिफ्ट होकर मुझे वहाँ पे देखनी चाहिए। तो फिर मैं जब यहाँ पे आई, मैंने इनसे बात किया था कि मतलब मेरे जो तब मेरे होने वाले हस्बैंड, कि मैं वहाँ पे आ रही हूँ, मुझे जॉब के लिए ट्राई करना है। और यहाँ पे उतना ज़्यादा मतलब जॉब अच्छा है, लेकिन वो पेमेंट देने में थोड़ा सा आगे पीछे कर रहा है, मतलब कभी वो पीछे दे रहे कभी वो आगे दे रहे, तो मुझे ये नहीं चाहिए। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है आप आओ फ्यूचर में, तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे रह रहा हूँ तो आपको भी शिफ्ट होना पड़ेगा, तो उस हिसाब से आप आगे पहले से यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं जब यहाँ पे आई उस टाइम पे मैं जो जॉब अभी मैं कर रही हूँ उसके लिए मैंने इंटरव्यू दिया, और यहाँ पे 2-3 जगह पे मैंने इंटरव्यू दिया था जो बहुत बड़े बड़े मतलब ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने सिर्फ इतना सर्च किया कि 5 स्टार हॉस्पिटल्स, मतलब आई हॉस्पिटल्स कौन से हैं नागपुर में, बस वही सर्च किया, और वो जो मुझे मिला इंटरनेट पे, बस वहीं पे जाके मैं रिज्यूम दे के आई। मैं जहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए गई थी वहाँ पे इंटरव्यू, मतलब अभी मैं जहाँ पे कर रही हूँ वहाँ पे उन्होंने मुझे बहुत बेहतर पाया, उनको जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से पाया। और वहाँ पे मैं अभी 8 साल से काम कर रही हूँ, और ये 9 साल लग गया, मतलब 9 साल हो गया मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। पहले 2 साल 2.5 साल मैं कहीं और काम कर चुकी थी 2 जगह। और उसके साथ साथ मेरे सपने धीरे धीरे पूरे होते गए, मतलब एक बेहतर जॉब जो मुझे मिला था जब मेरा पहला पेमेंट था वो 10,000 का था, ठीक है। और अब मैं ट्रिपल कमा रही हूँ, उससे ट्रिपल से भी ज़्यादा बोल सकती हूँ, ट्रिपल से भी ज़्यादा ही अभी मैं अर्न कर रही हूँ। और मेरा एक्सपीरियंस 10 से 11 साल, 10 साल कंप्लीट हो चुका है, 11वां साल लग चुका है। धीरे धीरे इसी बीच में मैंने सारा सपना अपना पूरा किया। इसी बीच मेरी शादी हुई। अपने पैसे से शादी करना बहुत बड़ी बात होती है। मेरा सपना था कि मैं मेरे मम्मी पापा को फिनेंशियली क्राइसिस से बाहर निकालूं। बाहर निकालना मतलब उनको थोड़ा सा रिलीफ दे पाऊँ, वो रिलीफ मैं दे पा रही थी। फिर पापा के साथ साथ पापा के जो घर, मतलब जहाँ पे मेरा मायका भी है, उसको बनाने के लिए हेल्प करी। मैं नहीं बोलूँगी पूरा घर मैंने बनवाया, पापा के साथ मैं थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम के हिसाब से रही। अब उसके साथ साथ ना मेरा एक सपना था कि मैं जिस फील्ड में पढ़ी उसी फील्ड में मैं पढ़ा सकूँ, उस लेवल पे पहुँचूँ। तो अभी जो 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ ना मैं जहाँ पे मैं पढ़ के आई वहाँ पे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, मतलब वो जो स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रही हूँ अभी यहाँ पे, वो बोल सकते हैं कि मैंने एक टाइम पे पढ़ाई किया था वही मैं उनको दे रही हूँ। तो अब मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट के साथ साथ एक लेक्चरर भी हूँ, जो मेरा सपना था वो भी पूरा हो रहा है। उसके साथ साथ मेरा जो सपना था ना कि अपने पैसे से सब कुछ करना, वो कर रही हूँ। लेकिन अब मेरा आगे आने वाले जो सपने हैं ना, 25-26 साल की उम्र में मैंने सारा सपना पूरा किया। लेकिन अब मेरा था कि मैंने पापा को हेल्प कर दिया, मैंने मेरे भाई को भी कुछ हद तक देख लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं देख पाई, थोड़ा बहुत ही। बट अभी मेरा अभी जो प्रेजेंट सपना है, अब मैं खुद का क्लिनिक हो, मतलब खुद का एक छोटा सा हॉस्पिटल हो, वो भी मेरा खुद का होना चाहिए। जॉब बहुत कर लिया, 10-11 साल का एक्सपीरियंस ले लिया है, अब खुद का एक हॉस्पिटल हो, बहुत बड़ा नहीं, खुद का एक छोटा सा क्लिनिक हो बोल सकते हो। और उसके साथ साथ अपना एक घर हो। देखो अपना घर है मुझे, मेरे मायके में भी अपना घर है, ससुराल में भी अपना घर है, और बट वो मायका वाला घर है, ये ससुराल वाला घर, अपना घर चाहिए मुझे, खुद की कमाई से बनाया हुआ घर चाहिए। इस बीच में मैं जो लड़की को पसंद करती थी उसी लड़के से शादी हुई, वो भी सबके सहमति के साथ, मतलब एक ऐसे पर्सन से मैंने शादी किया जिनको मैं पसंद करती थी, और उसके साथ साथ मैं जैसा पति चाहती थी वैसा मिला। मतलब एक अच्छा पति, एक अच्छा नौकरी, और बोल सकते हो धीरे धीरे जो मैंने सपना देखा वो धीरे धीरे मैं मेहनत ज़्यादा भले ही कर रही हूँ लेकिन पूरे हो रहे। हर छोटे से छोटे सपने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया, लेकिन धीरे धीरे पूरे हो रहे। अब मेरा फ्यूचर सपना है एक खुद का क्लिनिक,
या फिर बोल सकते खुद का छोटा सा हॉस्पिटल, और दूसरा खुद का घर जो मैं खुद के पैसे से बना पाऊँ, और तीसरा सपना अभी है मुझे एक 4 व्हीलर गाड़ी। जब मेरा घर बन जाए, मेरा क्लिनिक हो जाए, तो मैं एक 4 व्हीलर गाड़ी खरीदना चाहूँगी। और चौथा सपना एक हेल्दी बेबी हो हमारा, मतलब मेरा और मेरे हस्बैंड का एक हेल्दी बेबी हो। बस ये 4 सपने को लेके अभी मैं आगे बढ़ रही हूँ, और ये पूरा होगा, भगवान की कृपा से ज़रूर पूरा होगा। और मैं उसके लिए बहुत मेहनत भी कर रही हूँ। बस इतना ही है। फ्यूचर में जैसे जैसे मैं ग्रो अप होती जाऊंगी, वैसे वैसे शायद मेरे सपने भी और भी आते जाएंगे। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही है कि मेरे और 4 सपने हैं जो मुझे पूरे करने हैं, जिसके लिए मैं जी जान से मेहनत कर रही हूँ। और आप लोग भी प्रे करना गाइस। अगर आप कुछ और मेरे बारे में जानना चाहती हो, या फिर मेरे कुछ और चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। बाय बाय गाइस।